नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए क्लास में आपका। आज की क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग जो है उसके संदर्भ में। उसकी ये जो क्लास है इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो है, एक नया चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे। ये जो नया चैप्टर 7वां जो अपना चैप्टर है या 7वां जो पार्ट है वो संबंधित है परमाणु संरचना से, जिसके बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना के साथ साथ इसमें हमें तत्वों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और वर्गीकरण के साथ साथ आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जो आवर्त सारणी बनाई गई है उसके आधार पर, आवर्त सारणी के आधार पर विभिन्न तत्वों के कौन से जो गुण होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो इस 7 चैप्टर में हमें करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम करते हैं परमाणु संरचना से। अब परमाणु संरचना की यदि हम इसमें बात करें तो परमाणु संरचना के बारे में आपने 9th क्लास में भी चैप्टर जो है उसके अंदर आए हुए टॉपिक हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। 9वीं क्लास में भी आपने जैसे पढ़ा है, परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग मॉडल जो हैं वो दिए गए हैं, या फिर अलग अलग अवधारणाएं जो हैं वो समय समय पर प्रतिपादित की गई हैं। जैसे डाल्टन की परिकल्पना है, या फिर थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, नील्स बोर की परिकल्पना या नील्स बोर की अवधारणा है। ये सारी अवधारणाएं या मॉडल जो हमें परमाणु की संरचना के बारे में बताते हैं, उनका अध्ययन जो है वो इस पाठ के अंदर हमें करेंगे। अब सबसे पहले जैसे बात करें एक परमाणु की, एक परमाणु होता क्या है, तो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ जो हम वो सामान्यतः अणु अवस्था में पाए जाते हैं। हम जो पानी पीते हैं वो भी एक पदार्थ है, हमें लिखने के लिए चौक वगैरह काम में लेते हैं वो भी एक पदार्थ है, जो कागज हम काम में लेते हैं कॉपी किताब वगैरह में वो भी एक पदार्थ है। इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे लकड़ी, दूध, चीनी, नमक, ये सारे जो हैं वो पदार्थ हैं। ये पदार्थ जो है वो सामान्यतः अणु संरचना में पाए जाते हैं। अब इन पदार्थों को यदि हम तोड़ते जाएं और इनके छोटे छोटे कण जो है वो प्राप्त करते जाएं तो हमें जो सबसे छोटा कण प्राप्त होगा वो होगा एक अणु। और यदि हम एक अणु को भी तोड़ने का प्रयास करें तो अणु जो है वो भी टूट जाएगा, और अणु जो है वो टूट कर या विभाजित होकर और छोटी संरचना बनाएगा, और वो सबसे छोटी जो संरचना हमें प्राप्त होगी वो होगा परमाणु। परमाणु यानी परम अणु। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अब ये परमाणु जो है इसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए या परमाणु की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग अवधारणाएं जो हैं वो प्रतिपादित की गई हैं, जिसमें हम सबसे पहली अवधारणा जो है वो पढ़ेंगे डाल्टन की परमाणु अवधारणा। तो डाल्टन की परमाणु अवधारणा जो है इसके कुछ विभिन्न बिंदु जो हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ेंगे। डाल्टन ने हालांकि परमाणु की संरचना के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने परमाणु की प्रकृति जो है उसके बारे में कुछ बातें जो हैं वो बताई थी। वही बातें जो हैं वो इसके अंदर हमें पढ़ेंगे। तो डाल्टन परमाणु अवधारणा जो है उसके कुछ मुख्य बिंदु जो हैं उनका अध्ययन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। डाल्टन के अनुसार या डाल्टन की यह जो परमाणु अवधारणा है इसके अनुसार जो पहला बिंदु निकल कर आता है वो है ये कि कोई भी पदार्थ जो है उसका जो सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु कहलाता है। अब इसके बाद में ये परमाणु का ये जो परमाणु है वो अविभाज्य होता है। अविभाज्य होने का अर्थ है कि इसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बात जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, और बाद की जो अवधारणाएं हैं उनके आधार पर ये बात जो है वो गलत सिद्ध हो चुकी है। लेकिन सामान्य स्थिति में यदि हम देखें तो डाल्टन ने जो बात बताई थी उनके अनुसार ये था कि परमाणु जो है वो कैसा होता है, एक अविभाज्य कण होता है। मतलब इस कण को आगे हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। तीसरा गुण जो है या तीसरा बिंदु जो इन्होंने बताया था वो ये था कि समान परमाणु जो होते हैं, यानी एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो चाहे अलग अलग अणुओं में हो, उनके जो गुण हैं वो भी कैसे होंगे? समान होंगे। और एक चौथा बिंदु, असमान परमाणु जो हैं
या फिर कह सकते हैं भिन्न भिन्न परमाणु जो हैं, ये भिन्न भिन्न परमाणु अपने गुणों में भी क्या करते हैं, असमानता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनके गुण जो हैं वो असमान होते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम समझें। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु जो जल में है H2O, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में है HCl में, या फिर H2SO4 में है, या C6H12O6 में है, या वायुमंडल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन गैस में है, या अमोनिया में है। अब इनमें देखें ये अणु जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, सारे अलग अलग अणु हैं, इनके गुण भी अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। इन सब में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, उन हाइड्रोजन परमाणुओं के गुण जो हैं वो कैसे होंगे, एक समान होंगे। तो एक ही परमाणु जो है वो चाहे अलग अलग अणुओं में हो, उनके गुणों में क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, यानी उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे इन सभी अणुओं में हाइड्रोजन के गुण जो है वो आपस में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा, भिन्न भिन्न परमाणु जो हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दो परमाणु हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके गुण अलग होंगे, क्लोरीन के अलग होंगे। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके गुण अलग होंगे। इसमें कार्बन है, इसमें सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, और अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके गुणों में भी क्या मिलती है, असमानता पाई जाती है। यानी एक ही तत्व के परमाणु आपस में गुणों में समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो गुणों में क्या होते हैं, असमान होते हैं, या गुणों में असमानता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक और बिंदु जो इन्होंने बताया था वो ये था कि एक से अधिक परमाणु, या यूं कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होते हैं, और वो संयोजित होकर अणु का निर्माण करते हैं। तो अणुओं का निर्माण जो है वो कौन करते हैं, परमाणु करते हैं, या फिर अणु को हम यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परमाणुओं का योग होता है और उससे ये बनते हैं, इसलिए यौगिक का निर्माण ये करते हैं। तो अणु दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होकर यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं। और इस यौगिक या अणु के अंदर यदि हम देखें तो परमाणुओं का जो संयोजन है वो पूर्ण संख्या में और एक निश्चित अनुपात में होता है। तो निश्चित अनुपात में जुड़कर, या यूं कह सकते हैं कि निश्चित अनुपात में दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि इसमें जल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन परमाणु, या कह सकते हैं दो तरह के परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, और उनका अनुपात क्या है, 2:1। H2 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये एक अलग यौगिक बना रहे हैं। इसी तरह से देखें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इससे अलग है। हालांकि वो परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु इसमें हैं, लेकिन इनका अनुपात है 1:1, या कह सकते हैं 2:2 है, जो सरल अनुपात में 1:1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि दो या दो से ज्यादा परमाणु वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, आपस में निश्चित अनुपात में संयोजित होकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए तो हाइड्रोजन गैस बन गई, वो एक अलग अणु है, अलग प्रकार का यौगिक है। दो H के साथ में एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तो जल बन गया, वो एक अलग ही प्रकार का यौगिक है। दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन जुड़ गए तो वो एक अलग ही प्रकार का यौगिक बन गया। इस तरह से परमाणु जो है वो आपस में संयोजित होकर क्या करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। और अंतिम चीज जो डाल्टन है उन्होंने ये बताई कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है, या यूं कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक या पदार्थ जो है उसके अणु नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए यौगिकों का निर्माण होता है, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया में भी यदि हम देखें तो परमाणु जो हैं वो और उन परमाणुओं की कुल संख्या जो है वो क्या रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही रहती है। यानी परमाणु संख्या जो है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है।
तो ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, उसका पालन करते हैं परमाणु। तो परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान केवल रीअरेंज होते हैं, उनका केवल पुनर्विन्यास जो है वो होता है, बाकी ना तो परमाणु नष्ट होते हैं और ना ही नए परमाणु उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें जल का अपघटन होता है तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब इसमें यूं नहीं है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 1 था, तो यहाँ पर भी यहाँ ये 2 कैसे हो गए? यानी इस अभिक्रिया से ये लग रहा है कि जैसे एक ऑक्सीजन परमाणु बढ़ गया, लेकिन वास्तव में ये बढ़ता नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए इसको जब हम संतुलित करें तो संतुलित करने पर यह संरचना आती है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो जल के एक नहीं, जल के 2 अणु वियोजित होकर 2 अणु तो बनाते हैं हाइड्रोजन के और 1 अणु बनाते हैं ऑक्सीजन के, यानी इनमें बंधों का पुनर्विन्यास होता है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या जो है वो क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो डाल्टन की परमाणु अवधारणा के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हुए? परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, यह अविभाज्य कण होता है जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, यानी समान परमाणु जो होते हैं उनके गुण भी समान होते हैं, और अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनके गुण भी असमान या अलग अलग होते हैं। और 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोजित होते हैं और वो संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और अंतिम किसी भी पदार्थ या यौगिक में जब बदलाव आता है, यानी वो जब रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का केवल संयोजन जो है उसी में बदलाव आता है, यानी उनमें बंधों का केवल पुनर्विन्यास होता है। परमाणु संख्या या कुल परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो ये थी डाल्टन की परमाणु अवधारणा। इसके बाद में यहाँ पर इस परमाणु अवधारणा में यदि हम देखें तो इन्होंने परमाणुओं के गुणों वगैरह के बारे में तो बताया है, लेकिन परमाणु दिखने में कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। परमाणु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए पहला जो मॉडल दिया गया था, या परमाणु संरचना के बारे में किसी ने जो बात सबसे पहले बताई थी, वो वैज्ञानिक थे थॉमसन। तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था और उस मॉडल के माध्यम से उन्होंने परमाणु संरचना को समझाने का प्रयास किया था। तो परमाणु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए ये कह सकते हैं कि प्रथम मॉडल है जो दिया गया था, किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। हालांकि इसके मॉडल के अनुसार परमाणु संरचना के बारे में इन्होंने जो बातें बताई थी उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो सही नहीं हैं। इसका लगभग यदि देखा जाए तो केवल ऐतिहासिक महत्व ही है, बाकी यदि देखा जाए तो परमाणु संरचना को ये सही रूप में स्पष्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी शुरुआत इन्होंने की थी कि परमाणु संरचना जो है वो दिखने में परमाणु जो है वो कैसा होता है उसको समझाने का प्रयास इन्होंने किया था। इनका जो मॉडल है उसे एक विशेष नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। इस प्लम पुडिंग मॉडल जो है इसकी तुलना हम बूंदी का जो लड्डू होता है उससे कर सकते हैं, या फिर एक फल है जो हम नॉर्मली गर्मियों में खाने के काम में लेते हैं तरबूज, उससे भी इसकी तुलना जो है वो की जा सकती है। अब यहाँ पर इससे कैसे तुलना की जा सकती है उसके लिए पहले इन्होंने जो परमाणु संरचना का मॉडल बताया था उसकी बात करते हैं। इनके अनुसार परमाणु जो है वो एक गोल संरचना होती है, यानी परमाणु की संरचना या आकृति जो है वो कैसी होती है? गोल, गेंद के जैसी, और वो भी कैसी गेंद? एक ठोस गेंद। तो इनके अनुसार परमाणु एक ठोस गोले के समान संरचना होती है। तो ये ठोस गोले की समान संरचना होगी जिसका आकार जो है वो होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी इसका जो व्यास है वो इन्होंने बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, और ये ठोस गेंद या ठोस गोले जैसी संरचना होती है। इसका पूरा भाग जो है वो कैसा है? बीच में से ठोस है, और इस पूरे ठोस गोले पर धनावेश जो है वो पाया जाता है। तो धनावेश पूरे गोले में समान रूप से व्यतीत रहता है या समान रूप से बिखरा हुआ रहता है। तो धनावेश पूरे गोले पर समान रूप से वितरित होता है। इसका मतलब यह है कि इस बिंदु पर जितना धनावेश या पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। किसी भी बिंदु पर देखें
तो धनावेश का मान जो है वो एग्जैक्ट क्या होगा, बराबर होगा, यानी पूरे गोले पर समस्त धनावेश समान रूप से वितरित होता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु इन्होंने बताया कि इस धनावेशित ठोस गोले में ऋणावेश जो है वो भी पाए जाते हैं, और ऋणावेश जो है वो किस प्रकार से होंगे, ऋणावेश गोले में अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, ये इनका तीसरा बिंदु था। तो अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, जैसे एक ऋणावेश यहाँ हो गया, एक ऋणावेश यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से अलग अलग स्थानों पर ऋणावेश जो है वो पूरे गोले के अंदर जगह जगह पर बिखरे हुए होते हैं, जबकि धनावेश जो है वो पूरे गोले पर समान रूप से वितरित होता है। और अंतिम चीज इन्होंने ये बताई कि परमाणु जो है वो विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन। अब उदासीन होने का मतलब ना तो इस पर धनावेश होता है ना इस पर ऋणावेश होता है। अब इन्होंने ये चीज भी बताई कि इस पूरे गोले पर धनावेश भी और बीच में ऋणावेश बिखरे हुए, फिर भी ये उदासीन है। तो ये स्थिति कैसे हो सकती है, इस कारण से हो सकती है कि इस पर जितना धनावेश है उतना का उतना ही क्या है, ऋणावेश भी है। यानी मान लें कि -10 यदि धनावेश है, +10 धनावेश है तो -10 ऋणावेश भी है, और +10 धनावेश -10 ऋणावेश दोनों आपस में जुड़कर क्या हो जाते हैं, आवेश को कर देते हैं 0। तो परमाणु जो है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश जो हैं उनका मान जो है वो कैसा होता है, एक समान होता है। तो यह जो मॉडल है वो स्पष्ट करता है परमाणु की संरचना को। थॉमसन के मॉडल के अनुसार ये परमाणु की संरचना है। परमाणु एक ठोस गोले के समान संरचना होती है, जिसका व्यास जो है वो होगा कितना, 10⁻⁻10 मीटर। धनावेश पूरे गोले पर समान रूप से वितरित रहता है, ऋणावेश इस गोले में जगह जगह पर बिखरे हुए होते हैं, और परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश जो है वो समान मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसे प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है वो देखें। प्लम पुडिंग एक तरह का केक होता है, एक पश्चिमी देशों में बनाई जाने वाली मिठाई होती है, जिसके अंदर यदि हम देखें, जिसकी तुलना हम लड्डू से, बूंदी का जो लड्डू अपने यहाँ भारतीय मिठाई के रूप में बनाते हैं उससे कर सकते हैं। तो इसमें पुडिंग जो है वो उस केक को प्रदर्शित करता है, और प्लम जो है वो उसमें मेवा वगैरह के रूप में, जैसे चेरी वगैरह हम डालते हैं उस तरह से बीच बीच में डाले हुए होते हैं। इसकी तुलना हम बूंदी के लड्डू से कर सकते हैं। बूंदी का लड्डू जो है उसमें बूंदी जो पीला भाग होता है, जो बेसन से बना हुआ होता है, वो उसका मान लें क्या है, धनावेशित ठोस भाग है, और उसमें बीच में हम जो लाल या हरे दाने डालते हैं लड्डू में, वो मान लें क्या है, उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो ठोस बूंदी जो है वो तो जैसे मान लें धनावेशित ठोस गोले का कार्य कर रही है, और उसमें बने हुए लाल या हरे दाने जो हैं वो उसमें ऋणावेश का काम कर रहे हैं। उस तरह के दिखता है थॉमसन के अनुसार परमाणु। या फिर तरबूज से कर सकते हैं। तरबूज का ऊपर वाला कठोर भाग हम हटा दें तो अंदर से लालगिरी वाला भाग निकलता है। वो लालगिरी वाला ठोस भाग जो है वो मान ले क्या है, धनावेश, और उसमें बीच बीच में जो काले रंग के बीज बिखरे हुए होते हैं जगह जगह पर अनियमित रूप से, वो मान ले क्या है, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन है, और उनका आवेश दोनों का जो है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसके बाद में थॉमसन का ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, ये जो प्रतिपादित कर दिया गया, ये मॉडल जो है वो सही था या नहीं था, इसकी जांच करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से प्रयास किए। उसके बाद में थॉमसन के इस मॉडल के बाद में परमाणु के बारे में कुछ और जानकारियां भी प्राप्त हो गई। ये जानकारी प्राप्त हो गई कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं होता, परमाणु में और भी छोटे कण होते हैं जिनको हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसके अलावा न्यूट्रॉन नामक कण जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो परमाणु में खुद में 3 तरह के अलग अलग कण जो हैं वो पाए जाते हैं, और उनकी संख्या जो है वो भी अलग अलग होती है। अब वो अलग अलग परमाणु जो हैं, वो परमाणु जो है उन परमाणु में उन कणों का विन्यास या उनकी स्थिति जो है वो किस प्रकार से होगी, क्या थॉमसन के मॉडल के अनुसार ही होती है या उससे अलग होते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया, और रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग किया था उसको कहा जाता है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग।
या सोने की पन्नी पर इन्होंने प्रयोग करवाया था, इसलिए इसे स्वर्णपत्र प्रयोग कहते हैं। और उसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु संरचना का सौर मंडल प्रतिरूप जो है वो प्रतिपादित किया था, या सौर मंडल सोलर मॉडल जो है वो उन्होंने प्रतिपादित किया था। अब इस सौर मंडल प्रतिरूप को यदि हम समझें तो उससे पहले रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्र प्रयोग है उसको समझें। उन्होंने सोने की एक बहुत पतली या एक बहुत बारीक पन्नी ली, कागज की महीन झिल्ली जो होती है उससे भी पतली, जैसे कुछ मिठाइयों पर चांदी या सोने के वर्क लगाते हैं तो वहां पर सोने या चांदी की एकदम पतली पन्नी से आती है, उस तरह की पन्नी जो है वो उन्होंने तैयार की। इस पन्नी में मान लें कि परमाणु हैं, वो किसके परमाणु हैं? सोने के। सोना है तो उस सोने के परमाणु ही होंगे, तो गोल्ड या ओरम जो है उसके परमाणु जो है वो उन्होंने ले लिए। ये सोने की एक पतली पन्नी जो है वो हो गई। अब इस पन्नी पर इन्होंने क्या करवाया? इस पन्नी पर उन्होंने बौछार करवाई उच्च ऊर्जा वाले धनावेशित एल्फा कणों की। तो एल्फा कण जो है उनकी उन्होंने इसके ऊपर बौछार करवाई। अब ये धनावेशित एल्फा कण जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और ये ऊर्जा वाले कण जो है वो इन्होंने उसके ऊपर टकराए। जैसे यूं मान ले कि छोटे छोटे कण जो हैं वो टकरा रहे हैं रेत के, या मान ले बाजरी के जैसे दाने होते हैं वो कण हम दीवार के ऊपर फेंक रहे हैं, उस तरह से इन्होंने उसके ऊपर बौछार करवाई। अब ये कण आगे सीधे जाते हैं या फिर मुड़ते हैं, किस दिशा में जाते हैं, इसकी जांच करने के लिए इन्होंने इस सोने की पत्ती के चारों ओर इन्होंने जो उपकरण अपना तैयार किया था उसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब उच्च आवेशित कण टकराते हैं तो वो वहां पर चमक उत्पन्न करते हैं, उस चमक से पता चल जाएगा कि वो कण सीधे जा रहे हैं या विचलित हो रहे हैं। तो ZNS का पर्दा लगाया। अब इन्होंने इस प्रयोग के आधार पर जो प्रेक्षण देखे, इस प्रयोग से इन्होंने जो चीज देखी उसको कहा जाता है प्रेक्षण या फिर ऑब्जर्वेशन। उसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि कुछ विशेष बिंदु निकल कर आए। तो रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्र प्रयोग है उसके जो प्रेक्षण इनको प्राप्त हुए वो क्या थे कि ज्यादातर जो कण थे, जैसे मान लें 20,000 कणों की हम बौछार कर रहे हैं या 1 लाख कण हैं उनकी बौछार कर रहे हैं, तो ज्यादातर कण जो है वो सीधे निकल गए, क्योंकि ज्यादातर चमक जो है वो सीधे जिस ओर से कण आ रहे थे उसी दिशा में प्राप्त हुई, यहाँ पर प्राप्त हुई। इसका मतलब ज्यादातर कण यहाँ पर आकर टकराए हैं, यानी इस दीवार से टकराकर भी वो एकदम सीधे के सीधे निकल गए। तो अधिकांश कण जो हैं, अधिकांश एल्फा कण जो हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। एक ये प्रेक्षण प्राप्त हुआ। दूसरा, कुछ कण जो हैं वो अपने पथ से क्या हो गए? विचलित हो गए। विचलित होने का मतलब है कुछ कण जो है वो मुड़ गए, जैसे सीध में ये कण यूं आने चाहिए थे लेकिन कुछ कण जो है वो यहाँ पर भी टकराए, कुछ कण यहाँ पर भी टकराए, कुछ कण यहाँ पर भी टकराए। तो इन स्थानों पर भी कणों का जो है वो टकराव हुआ। ये कण जो है अधिकांश कण सीधे निकले हैं, कुछ कण जो है वो अपने रास्ते से क्या हो गए हैं? विचलित हो गए हैं। और इनमें से कुछ कण ऐसे भी थे जो 180 डिग्री कोण पर क्या हो गए? विचलित हो गए, यानी उनका पथ जो है वो 180 डिग्री कोण पर मुड़ गया। यानी जैसे इस रास्ते से अल्फा कण आ रहा है, ये इससे टकराया और वापस इसी ओर मुड़कर आ गया। अब ये प्रेक्षण जो है वो रदरफोर्ड के लिए एकदम अचंभित करने वाला था, आश्चर्यजनक प्रेक्षण था। रदरफोर्ड के शब्दों में इस प्रेक्षण को यदि हम देखें तो उन्होंने यूं व्यक्त किया था कि जैसे एक मोटी नाल वाली तोप जो है उससे निकला हुआ एक उच्च बहुत तेज गति से फेंका गया गोला किसी पतले कागज से टकराए और कागज से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाए जिस ओर से गोले को दागा गया था, यानी दागने वाले के ऊपर ही आकर गिर जाए। ये इस तरह का प्रेक्षण था। अब ये ऐसा प्रेक्षण इन्होंने क्यों अपने शब्दों में कहा, उसका कारण देखें। सोने की पन्नी जो है वो एकदम पतली सी पन्नी होती है। अब उसके ऊपर उच्च आवेशित कण यदि हम बौछार करवाएं, आवेशित कण हमारे शरीर में से भी निकल जाते हैं, तो इस पतली सी पन्नी पर भी यदि गिरे तो इसका मतलब उनको सीधा ही निकलना चाहिए, वापस मुड़कर इस ओर नहीं आना चाहिए। लेकिन इनको ऐसे प्रेक्षण प्राप्त हुए। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष जो हैं वो निकाले। वो निष्कर्ष क्या थे उनकी हम बात करें। रदरफोर्ड के परमाणु प्रेक्षण
परमाणु प्रयोग जो है, स्वर्ण पत्र प्रयोग, उसके आधार पर जो प्रेक्षण प्राप्त हुए और उनके आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले वो ये थी कि परमाणु जो है, जो सोने की पन्नी है वो परमाणुओं से बनी हुई है। वो ज़्यादातर जो है वो परमाणु है वो कैसा होता है, वो खोखला या फिर खाली भागे होता है। कारण देखें, यदि थॉमसन ने जैसा मॉडल बताया था उसके अनुसार यदि एक पूरी तरह से ठोस परमाणु पूरा ठोस है और धनावेशित है, तो इस स्थिति में तो अल्फा कण जिसके ऊपर खुद पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस से प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित, तो इस दीवार को पार वो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादातर धनावेशित कण सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब इसको रोकने वाला धनावेश बीच में कहीं है ही नहीं, यानी ये परमाणु जो है बीच बीच में उसका ज्यादातर भाग खाली है और इस खाली भाग में कोई अवरोध या कोई बाधा ही नहीं है, इसलिए अधिकांश कण जो है वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। तो थॉमसन का पहला बिंदु कि परमाणु एक ठोस धनावेशित गोले के समान संरचना होती है, ये इस पहले निष्कर्ष से ही गलत सिद्ध हो गई। इसके बाद में दूसरा प्रेक्षण यह था कि कुछ कण जो हैं वो क्या हो गए, विचलित हो गए। अब ये कण विचलित क्यों हुए, क्योंकि इनके रास्ते में बीच में कहीं पर एक धनावेश आया है और वो धनावेश जो है इसके पास से जब ये धनावेशित कण गुजर रहा है तो ये इसको क्या कर देगा, धक्का दे देगा और ये रास्ते पर सीधा नहीं जाके क्या होगा, कुछ से विचलित हो जाएगा। जैसे ये सीधा निकल गया, लेकिन ये जैसे इसके पास से गुजरेगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूं इस तरह से विचलित हो जाएगा। यानी परमाणु के बीच में, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, लेकिन उसके बीच में एक छोटे से स्थान पर उसका समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश जो है वो केंद्रित है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से बिंदु में केंद्रित होता है, जिसके कारण से बहुत सारे कण जो है वो क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और ये छोटा सा भाग जो है वो कितना है, ये है उन कणों की संख्या के अनुपात में जितने एकदम विपरीत रूप से या 180 डिग्री के कोण पर विचलित हो गए। लगभग 20,000 में से एक कण जो है वो क्या हो रहा है, 180 डिग्री के कोण पर मुड़ रहा है, यानी परमाणु का भी लगभग 20,000वां हिस्सा जो है वो क्या होना चाहिए, धनावेश के रूप में केंद्रित होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष जो है वो इन्होंने निकाले और इसके आधार पर उन्होंने सौर मंडल प्रतिरूप या सौर मंडल मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया। इस सौर मंडल प्रतिरूप के, रदरफोर्ड का जो सौर मंडल प्रतिरूप है उसके जो मुख्य बिंदु थे वो मुख्य बिंदु क्या थे, ये कि परमाणु एक खोखले गोले के समान संरचना होते हैं जिसका अधिकांश भाग जो है वो कैसा होता है, खाली होता है। समस्त द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से बिंदु में केंद्रित होता है जिसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। यानी इनके अनुसार परमाणु जो है वो इस प्रकार की संरचना है जिसका ज्यादातर भाग है वो खाली है, बीच में कुछ स्थान पर, छोटे से स्थान पर क्या है, पूरा का पूरा धनावेश जो है वो केंद्रित है। किस रूप में, नाभिक के रूप में। और इस नाभिक का आकार जो है वो है 10⁻⁻15 मीटर व्यास वाला। तो नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर है, जबकि पूरे परमाणु का जो आकार है या व्यास है वो होता है 10⁻10 मीटर। और इसके बाद में इन्होंने ये चीज बताई कि धनावेश तो बीचों बीच नाभिक में केंद्रित हो गया, तो ऋणावेश कहाँ होंगे। उन्होंने ये बताया कि ऋणावेश जो हम किसी एक जगह पर स्थिर ही नहीं होते हैं। ऋणावेश जो है वो तो क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं निश्चित त्रिज्या वाले रास्ते पर। अब इसके अनुसार यदि हम देखें तो तीसरा बिंदु यह आ गया कि ऋणावेश या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन नाम उस समय तक दिया जा चुका था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रे लगाते हैं या चक्रे लगाते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। और इसमें चारों ओर चक्र लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश है वो, और नाभिक में जो धनावेश है वो मान जो है इनका वो क्या होता है, बराबर।
यानी नाभिक का धनावेश और बाह्य कोश में पाए जाने वाला ऋणावेश मान में बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु जो है वो विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन। अब परमाणु का ये जो मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल है, इसे रदरफोर्ड मॉडल को एक दूसरा नाम सौर मंडल मॉडल या सौर मंडल प्रतिरूप जो है वो भी कहा जाता है। कारण क्योंकि इसकी तुलना सौर मंडल से की जाती है। सौर मंडल में जैसे बीचों बीच सूर्य है, जो सौर मंडल का केंद्र है वो सूर्य नाभिक की तरह से काम कर रहा है, और उस सौर मंडल के चारों ओर अलग अलग ग्रह है, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, वो एक निश्चित त्रिज्या वाले कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह से सूर्य की तरह से तो परमाणु में काम करता है उसका नाभिक, और उसके बाहर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की तरह से काम करते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी तुलना सौर मंडल से की जाती है, इसलिए इसे सौर मंडल प्रतिरूप जो है वो भी कहा जाता है। तो ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग के आधार पर जो सौर मंडल प्रतिरूप है वो परमाणु संरचना को लगभग सही रूप से बता देता है। तो परमाणु संरचना के बारे में पहला मॉडल जो है वो थॉमसन ने दिया था, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें जो है वो गलत सिद्ध हो गई, और एक पहला सही मॉडल जो लगभग सही था वो मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया था किसने, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने अपना ये एटॉमिक या परमाणु मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां थी। एक तो ये कि ये परमाणु का जो स्थायित्व होता है उसको स्पष्ट नहीं कर पाता है कि परमाणु जो है वो अणु बनाकर कैसे स्थायी हो जाते हैं, और दूसरा इनमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन इन पथों में कैसे चक्कर लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में या कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, इन रास्तों के बारे में भी उन्होंने सही प्रकार से नहीं बताया था। इस चीज को बाद में दूर किया किसने, नील्स बोर ने। तो वो नील्स बोर अवधारणा कहलाती है। तो परमाणु संरचना के बारे में नील्स बोर अवधारणा जो है वो चौथी अवधारणा जो है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए आप इतना ही ध्यान में रख लें क्योंकि एक दिन के लिए इतना बहुत है, साथ में आपको नोट भी करना है। तो आज ये जो चैप्टर हमने शुरू किया इसमें परमाणु अवधारणा के बारे में 3 बात मॉडल या परिकल्पनाएं जो है वो पढ़ी। डाल्टन परमाणु अवधारणा, थॉमसन परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ये 3 जो हैं वो हमने पढ़े हैं। आज का ये जो चैप्टर शुरू किया है इसकी PDF फाइल अभी आपको आज ही अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आज इतना आप पढ़ें, उसके बाद में इतना जो है वो अपनी कॉपी में भी नोट कर लें। नील्स बोर अवधारणा और फिर तत्वों का वर्गीकरण वगैरह जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।